बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। खबरें हम शामिल करेंगे और इसके साथ जी 11 बजे वाली सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और आते वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। शहर में सुबह सवेरे बारिश और मौसम खुशगवार है, अच्छी चीज़ जो है उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ऑल्दो बारिश भी कम थी, लेकिन शहर में कहीं पे भी, क्योंकि कम बारिश में भी हमने देखा कि पानी बहुत जमा हो जाता था। मुझे रास्ते में आते हुए मैं बड़ा ऑब्ज़र्व करती हुई आई, LWMC की टीमें मुसलसल उनकी गाड़ियाँ जो थी वो भी रोड्स पे मौजूद थी, काम कर रही थी। वासा की टीमें भी काम कर रही थी। सो नो डाउट अगर हम ये कहें कि क्रेडिट जाता है जी टीम को, तो टीम के साथ साथ चाहे वो वासा की चाहे LWMC की है, थोड़ी सी अल्लाह ताला ने भी अभी इतना ज़्यादा जो है वो अब्रे रहमत को खुल के नहीं बरसाया। सो अब आगे आगे देखें, अभी तो मॉनसून चल रहा है तो क्या सिलसिला रहता है। अच्छा जी, हम ख़बरों की तरफ भी आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनस और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। दुर्रे नायाब क्योंकि हज की सादत हासिल करके आए हैं तो दुर्रे नायाब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा आपका सफर हज? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और इस बार हम सबके लिए दुआएं की। ज़ाहिर बात है जी, सब बंदा फारिग होता है फिर सारे लोग याद आते हैं, फिर जहाँ बंदा काम कर रहा होता है वो तो ज्यादा याद आता है, कुछ याद रहता है याद रहता है, ज़ाहिर बात है। नहीं, एक्चुअली जिन लोगों के साथ आप रूटीन में होते हैं वो आपको याद रहती है। फिर लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे होते हैं दुआओं के लिए, फिर वो मैसेज खोल के फिर जारी अमानत होती है उनकी, वो भी आपने अदा करनी होती है। मैंने भी किए थे, जरूरी होती है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला का खास करम होता है जी, अल्लाह ताला जिन लोगों को चुन के अपने घर बुलाते हैं। तो चलिए जी, आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह आने वाले सालों में अल्लाह ताला हम सबको भी दुआएं सादत हासिल हो। खबरों की तरफ चलते हैं। 70 फीट ट्रिप, बिजली घंटों गायब रही, मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। ये आज की है जी पहली खबर। अभी जी सूरत हाल ये थी कि शहर में तकरीबन कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब में आ रही थी, तो नकासी आब आई डोंट नो बेहतर थी कि बारिश कम थी, हालात बेहतर थे। दुर्रे नायाब जी देखें, मैं पहले भी ये बात कर रहा था जब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि अगर LDP मुकम्मल ना हुआ ना तो वासा को उसका काफ़ी लैशबैक आएगा। अब LDP तो काम तकरीबन मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, फिर उसकी कनेक्टिविटी होना बाकी है, फिर मेन सीवर के साथ लाइनें मिलना ज़रूरी हैं और उसका थोड़ा सा रिवर्स मैं इससे मिसाल दूंगा इमरान यूनुस के इलाके में। अगर इकबाल टाउन की बात करें, पानी खड़ा रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा समनाबाद में पानी वो तो डेफिनेटली खड़े और परसों वाली बारिश में तो मैंने मुल्तान रोड पे भी जी मैं वहीं से अगर आऊँ तो चले हम कल की बात तो नहीं करते, कल तो बहुत मामूली सा झटका था, लेकिन जो उस दिन बारिश हुई है, पहली बारिश मेरे आने के बाद, वो बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उस पर बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम आई है। गुलबर्ग जैसे पोश इलाकों में भी पानी बहुत देर तक खड़ा रहा है और यहाँ तक के बहुत सारी जगहों पे पंप लगा के पानी बाहर ड्रेन आउट करना पड़ा है, फिर जाके पानी निकला है। इससे सिर्फ ये शो होता है कि जहाँ जहाँ आप ये नई सीवर लाइनें डाल रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी में कोई मसला है, कोई तखीर है, कोई रुकावट है जो आगे वो पानी को डिस्पोज नहीं कर पा रहे। यानी आप हमें बता रहे हैं कि ये एक दफा फिर खुदाई हो सकती है। स्लो डिस्पोजल की वजह से प्रॉब्लम्स है। यही मैं बात करता था खास तौर पे LD के सामने खियाबानी जिना वाले प्रोजेक्ट पे और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिधर भी तो क्यों पहले ऐसे नहीं की गई? देखिए, आपने वादा किया था 30 जून तक, ठीक है। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी यही डेडलाइन दी थी कि 30 जून तक मुकम्मल करें। अब जुलाई आ गया और अभी भी काम होना बाकी है। अब सारे भाग रहे हैं। कभी मैं देखता हूँ कि कमिश्नर साहब ऑन फील्ड हैं, LDP देख रहे हैं, DC साहब, सेक्रेटरी साहब सारे लगे हुए हैं, लेकिन अब टाइम गुजर गया ना, अब तो बारिशें सर पे आ गई हैं। अब खुदा ना खास्ता मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि नया सीवर डाला है और अगर उसकी डिस्पोजल नहीं होती, उसकी कनेक्टिविटी नहीं होती तो वो बैठ सकता है, वो आपका ख़तरनाक हद तक कहीं पे उसका लैप्स सीवर हो सकता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए और जब वो होता है तो फिर जो लोग चल रहे होते हैं और सफर कर रहे होते हैं वो जिंदगी उनकी एट रिस्क होती है। हम मिसालें भी दे चुके हैं। एग्जैक्टली। खैर इस दफा वॉल्टन वाले काफी खुश हैं। हाँ, वो उनके लिए तो सरप्राइजिंग है। नहीं, वो तो सम्राट है ना निगरान हुकूमत के। फिर वो बाद में करूंगा कि आप डिफरेंशिएट करें। वही ना, ये दो जगह थी हम मतलब हॉट फेवरेट थी जहाँ पे पानी। आज आप प्रोग्राम में बैठ के वो बताएं जो पुराने माजी के मंसूबे थे निगरान हुकूमत की या जो इस वक्त चल रहे हैं। तो जो मैं तो सिर्फ उनके खतरा से आगाह कर रहा हूँ जो इस वक्त चल रहे हैं और जो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये बहुत संजीदा मामला है जी। इससे तो सीधी आप ये देखें कि जी जिंदगी दाव पर लग सकती है। इमरान यूनुस देखिए ना,
पहले तो बात करें कि आप जिस रोड की बात कर रही हैं वॉल्टन की, क्योंकि वहां से तो हमेशा ही ऐसे था ना कि आपको जाके पानी ढूंढना नहीं पड़ता उसकी था। तकमील के लिए शुक्राने के नफल जो है वो हमारी प्रोड्यूसर बहुत आयशा लोगों ने ने ज्यादा पढ़े होंगे ऐसे ही। क्योंकि उन्हें जो है वो सब जल्दी आना होता है प्रोग्राम के लिए, तो उन्हें नहीं, काफी actually बहुत sensitive दुश्वारी था, रही है। नाले का पानी बाहर आ जाता था। दूसरी जानिब अगर पूरे शहर के हवाले से बात करें, देखिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो हर इदारा जो है वो उसकी तारीफ कर रहा है। गवर्नमेंट जो है वो भी कह रही है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लाहौर और लाहौरियों के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मेरी राय जो है वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शहरियों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए हरगिज़ शुरू नहीं किया गया। उसकी वजह जो है मैं मिसाल यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर ये शहरियों की सहूलत के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया होता तो ये मानसून से कबल मुकम्मल हो चुका होता। ठीक है, आपके पास अक्टूबर था, नवंबर था, दिसंबर था, जनवरी था, फरवरी था, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप इसको मुकम्मल कर लेते। आपने क्या किया, आपके दिमाग में आया कि जी पूरे लाहौर, ठीक है जी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना है, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने तकरीबन कोई 80% शहर जो है उसकी मेन शाहराहें आपने उखाड़ के रख दी। अभी भी और जिस तरह मैंने मंडे को आपको बताया था कि हमारे दुर्रनाब साहब हमारे एक दोस्त हैं एलडीए के डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम बैठे हुए थे 9 मुहर्रम को, तो उन्होंने बताया कि इस बार हमारे एलडीए के साथ जो ज़्यादती हुकूमत की जानिब से वो की गई है कि मिसाल दे रहे थे कि अगर हमारी कैपेसिटी है 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की या शुरू करने की, तो हमारे ऊपर 7 प्रोजेक्ट जो है वो डाल दिए गए हैं कि जी करना है और शुरू कर दें। तो वो कहता वो फिर करना क्या था, शुरू करके छोड़ दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो मतलब अगर आपने शहरियों को सहूलत देनी थी तो आपको ये सोचना चाहिए था कि बारिशें होने वाली हैं। अब जहां जहां खुदाई हुई है, आप यकीन जाने जहां से भी रोड उखाड़ा गया है वहां पर जब बारिश होती है उसके बाद जो कीचड़ की सूरत हाल होती है, और जब पानी वहां पर खड़ा होगा, जो आमदोरफ्ता है ना सिर्फ वो मुतासिर होगी बल्कि हादसा जो है वो भी रोनमा होंगे। अच्छा, आपके बाइक वाले तो वैसे ही तमीज नहीं करते लाइन और लेन की। इमरान, इस पे मेरी कल डीजी एलडीए साहब से बात हुई है, मैं उनसे मिलने भी गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने सड़कों की रेस्टोरेशन तब करनी है जब ये हमें हैंड ओवर करेंगे। कहते मुझे तो महीना हो गया मैं इनसे सड़कें मांग रहा हूँ कि यार मुझे पाइप डाल के हैंड ओवर करें, हम रोड रेस्टोरेशन करें, लोग कीचड़ में ना फंसे, एक्सीडेंट ना हो, गिरे ना। अब कहते हैं कि जब तक ये 100% उन पाइपों पे पानी का प्रेशर डाल के डिस्पोजल की तरफ ओके नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, हम ऊपर सड़कें नहीं डालेंगे। वो नहीं नजर आता भाई होता हुआ तो आपने खबर दी 90% काम मुकम्मल हो गया, तो फिर क्यों नहीं हैंड ओवर की जा रही है? कह रहे हैं, मैंने नीचे लिखा है। हाँ जी, मैंने मैं नहीं कह रहा मैं तो पाबंद हूँ। काम मुकम्मल हो गए यार, काम मुकम्मल होने के बाद क्यों नहीं उनके हैंड ओवर किया जा रहा? अब चलें, ये तो एक कैलकुलेशन है ना कि बंदा जा जाके पाइप फीतों से नापे कि कितने % काम हो गया, कितनी लाइनें बिछा गई है। परसों वासा ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हमने ख़ियाबान फिरदौसी का काम जो है वो 99% मुकम्मल कर लिया। अब मुझे वो 99% नहीं समझ आ रहा। अगर 99% हो गया तो मतलब काम हो गया। उसके बाद अगर वो 99% हो गया ना तो इनको 90% की माफी दे देनी चाहिए। सही बात है। क्योंकि ये फीते कोई नहीं नापेगा। तो ये पीको रोड की मिसाल आपके सामने है, बिल्कुल हमारे देखें ना सामने कब से शुरू हुआ पड़ा है। ठीक है, वहां पर अब पाइप हमें नजर नहीं आते, ठीक है, आपका काम मुकम्मल हो गया तो फिर आप इसको हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे भाई? शहरी जो है वो परेशान हो रहे हैं, ऊपर से मानसून की बारिशें हैं, और अभी ये अभी थोड़ी बारिशें हो रही हैं। मैं यकीन जाने तेज बारिशों की प्रेडिक्शन है। जब मैं फजर के बाद मैं रोड पे था तो मैं देख रहा था, तो यकीन जाने मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि या बारी ताला ठीक है मौसम बहुत अच्छा है, अभी तक बारिशें वैसी नहीं हुई और वैसी करना भी ना, क्योंकि हमें पता है कि इदारे जो है वो शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और इकबाल टाउन के इलाके चूंकि वहां पर तो यकीन जाने हम लाइव करते हैं जब बारिशें होती हैं कि 2-2 फीट पानी घरों में घुसा हुआ है लोगों। अच्छा, 200 से 300 मिलीमीटर बारिश जो है लाहौर में मामूल हो जाती है। पिछली बार जब ये बारिश हुई थी 200 से 300 मिलीमीटर की, मुझे अच्छी तरह याद है, शाहिद सिपरा साहब का घर था जेल रोड पे, उनका फर्नीचर पानी में तैर रहा था। तो अगर जेल रोड की ये हालत थी तो इमरान तो मेरा ख्याल है आधा खुद तैर रहा होगा पानी में। ठीक है, मैंने और नशीबी इलाकों में चले जाए तो गाड़ियां तैर रही होंगी। लिटरली मैंने नया फर्नीचर जो है पूरे घर का अब लिया है और मैं फिर डर रहा हूँ कि यार ना खैर जी, बहुत बड़ा मसला है। सो अगर आपके नई पाइपलाइन डलने के बावजूद इस तरह से दुरनियाब है कि अभी भी तजर्बाती काम ही चल रहा है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, कनेक्टिविटी बनानी होती है, आपने फ्लो मेंटेन करना होता है, पाइप जो आपने बिछाए हैं वो तो पानी कहाँ से ले रहे हैं। कोई पहले से काम नहीं किया। आपने देखे ना 10 डिफरेंट जगहों पे 10 डिफरेंट ठेकेदार लगा दिए हैं। ठीक है, अब वो आपस में कहाँ कौन काम कर रहा है, फिर वो किसकी पीछे लाइनों को फ्लो को किस तरह जोड़ रहा है, किस तरह कर रहा है,
फिर वासा की टेक्निकल टीमें देखती हैं कि पानी की ब्लॉकेज कहाँ आ रही, नया पाइप बिछाए तो पानी क्यों नहीं ले रहा। और जो हकीकत है ना, इतनी सरदर्द कोई भी नहीं लेता। इतनी सरदर्द आप यकीन जाने ये ऐसे देखिए, ही है। ये एम्प्रेस रोड की जो हमने तस्वीर आज ये आज छापी सुबह की है। ये जो सारा पानी है, आप यकीन जाने पूरी दुनिया में बारिशी पानी को रहमत समझा जाता है। क्यों? उसको वो स्टोर करते किया जाता है हैं, और रिसाइकिल करते बह जाता है हैं, यूज करते हैं। और हमारे शहर में, सिर्फ शहर की बात करो, सूबे को छोड़ें, सिर्फ शहर की बात करो। शहर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हाकिम वक्त जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, ये उनका शहर है, बिल्कुल रोजाना उनका गुजर होता है शाहराहों से, और यहाँ पर जितना बारिशी पानी होता है उसको इदारे जो हैं वो जाया करने की तरफ होते हैं। कमिश्नर साहब का कंट्रोल रूम भी है, निकासी आप बनाएं इसका और इसको जाया करें। आप एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट भूल रहे हैं शहर में, कजाफी स्टेडियम। अब हमारे सामने बड़ी मिसाल है। अब पानी क्यों नहीं खड़ा? हमारे सामने बहुत बात है बड़ी कि वहां पानी मिसाल। खड़ा नहीं मैंने अपने होता। बचपन से उसको डूबा देखा, प्याला नुमा वो जगह थी, और पूरे शहर में पानी जो अब है वो खत्म हो जाता था, वहां रहता था। अब तो मोहसिन साहब निगरान वज़ीर आला भी नहीं थे, ठीक है, वो चेयरमैन पीसी भी थे, सिर्फ उन्होंने एक अपना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई किया है प्रोजेक्ट पे, और उससे जिंदगी भर की मुसीबत खत्म हो गई है, जान छूट गई उस मसले ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर अच्छा, आप, सड़कें भी वैसी हैं, ऊंची नहीं की, सड़कें ऊंची नहीं की, सड़कें भी वैसी हैं और पानी नहीं खड़ा। अच्छा, वो एक साबिक निगरान वज़ीर आला थे, चेयरमैन पीसी भी थे, उनका ये काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी एंटिटी में बेहतरीन रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। आप वज़ीर आला हैं, आपकी हुकूमत है, आपके वज़रा हैं, और आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो पानी में बह गया, ठीक है, बाइक लेन वाला। मैं आप गड़े मुड़े उखाड़ूंगा, मैं कंपैरिजन की तरफ जा रहा हूँ। उसकी वजह से ट्रैफिक, और अगर ये डेवलपमेंट सेक्टर आपसे नहीं होता तो भाई आप आउटसोर्स कर दें किसी पुराने वज़ीर आला को, किसी निगरान वज़ीर आला को, किसी निगरान मिनिस्टर को। मैं सही बात कर रहा हूँ, ये तो दुखती रंग। मैंने दोनों रिसेंट कंपैरिजन में आपको दिया है। एक से आप लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, पीछे जो बाइक लेन किया, बिल्कुल, अब वहां पे शर्मिंदगी से वो दरमियान की जो बाइफरकेशन है ना, पट्टी डंडी जो खड़ी कर दी है, वो हटाते भी नहीं। बिल्कुल ऐसे भाई हटाने में जाता कौन है? अब कोई भी नहीं, बाइकर्स इवन नहीं आप जाते उसको रिवर्स कर दें, ठीक है जी। आप एक तरफ, थोड़े दिनों में आपको वहां पानी भी जमा हुआ नजर आएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर डेवलपमेंट सेक्टर नहीं होता भाई आपसे, ठीक है, इंसान हर चीज नहीं कर सकता, मैं बहुत सारी रिपोर्टिंग्स में अच्छे तरीके से नहीं चल सकता, मेरी जो एक्सपर्टी है शायद मैं उसी में चल सकता हूँ, इमरान भी अपनी एक्सपर्टी में चलता है, हम बहुत सारी बीट्स पे नहीं काम कर सकते, तो भैया आप आउटसोर्स करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये कमिश्नर साहब कंट्रोल रूम में जाके क्या करते हैं? निशानदेही करते नहीं, वो बारिश कंट्रोल करते हैं थोड़ी सी वहाँ पे। लोग तो यही समझते हैं ना कि भाई वहाँ पे कोई ऐसे रेगुलेटर्स लगे होंगे कि उसमें बारिश स्लो या फास्ट करके। होता हूँ, देखिए एक SOPs है, मैं चूंकि एजुकेशन कवर करता हूँ, दुर्र नयाब जो हैं वो LD और बाकी सारे डिपार्टमेंट करते हैं, हमें अपनी बीट के हवाले से ये पता है कि इस सीजन में हमने ये खबरें देनी है, इन महीनों में हमने ये खबरें देनी है, ठीक है, कि एडमिशन कब होने हैं और रिजल्ट कब होने हैं, एंट्री टेस्ट कब होने हैं, क्लासेस का इजरा कब होना है, ये मुझे पता है, फिंगर टिप्स पे है। क्या हुकूमतों को, इन हुकूमतों को जिन्होंने 35-40 साल हुकूमत की है, इनको ये नहीं पता कि किस सीजन में शहरियों को किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है? मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि, खैर समझ तो मुझे है, लेकिन हम कहेंगे तो कहेंगे कि जी बातें करते हैं। बात ये है कि जब ये बजट आना होता है ना, इनको तकलीफ ये होती है कि जो बजट पड़ा हुआ है, फंड्स पड़े हैं, वो लैप्स ना हो जाए। क्या करना है कि बस निकाल दो भाई। क्यों निकालना है कि भाई अपने कट लेने, साफ सीधी बात है भाई। तो फिर हर इस तरह MP के MNA मसले लेता शुरू है, कर दिए जाते हैं। उन्होंने अच्छा अपने जी, कट लेने। मुझे सिर्फ दुर्रे आप ये बता दें, वासा के पास प्लान क्या है इन केस अगर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं? इधर तो लेस्को के पास तो जो प्लान है वो यही है जी, 70 फीडर ट्रिप, 80 फीडर ट्रिप, शायद 100 भी हो जाए अगर ज्यादा बारिश हो। और कल लाइट जो है वो 6-6 घंटे गई है, हर जगह पर ऐसे ही हो रहा है, बाल टाउन के इलाके में 7 घंटे लाइट गई। बिल्कुल पूरा दिन ही लोगों की लाइट आ रही बारिश होने की सूरत में। सो अगर बहुत सारी बारिश होती है तो वासा की कैपेसिटी है कि हमारा शहर जो है वो निकासी आपके अच्छे इंतजाम। देखिए जी, वासा की कैपेसिटी बिल्कुल है, लेकिन अगर आपका सिस्टम सपोर्ट ना करे, आपकी लाइनें पानी ना लें, आपकी जो चीजें स्ट्रक हो जाएं, आपकी जो नई लाइनें डाली हम हैं, कुछ ना हो कि नया सिस्टम है तो जी आपने जो नई लाइनें डाली हैं वो रिस्पॉन्ड ना करें, तो फिर वहां पे वासा या उसका MD क्या करेगा? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, एक कप एक गिलास में जितनी, तो क्या करेगा, उन्हीं को ही करना चाहिए ना। नहीं, वो फिर कंट्रोल रूम में बैठ के खबरें चलवाएगा ना कि जी मैं कंट्रोल रूम में मुआयना कर रहा हूँ, मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या। इससे नहीं होता। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि आपका नया सिस्टम पूरी तरह पानी नहीं ले रहा। आपने एक झलक गुज़िश्ता से गुज़िश्ता बारिश में देख ली, अब आने वाली जो हैवी बारिश की फोरकास्ट की जा रही है उसमें भी अच्छा खासा बैकलैश आ सकता है। हमने वहाँ से भी इस बार मैंने इतवार के रोज़ पानी, उससे पहले भी हफ्ते को पानी उठाते देखा है, जहाँ पे कभी भी मशीनों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
तो फिर आने वहां वाला से टाइम मशीनों को पानी फिर उठाते ज्यादा देखा बहुत बड़ा खतरा है मेरे ख्याल ये से। मेरी रिपोर्टिंग फील्ड में अलार्मिंग है मेरे लिए। यार बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, बहुत बड़ा इन्होंने खतरा अभी तक, मैं इकबाल टाउन की बात करता हूँ, मैं पूरे शहर की बात नहीं करता, मैं इकबाल टाउन की बात करता हूँ, वहाँ के नालों की सफाई नहीं हुई। हालांकि ये भी नालों की सफाई जो है वो जरूरी है। गुलशन रावी, मुल्तान रोड, समनाबाद, यहाँ सारे यही हालात जो हैं। हम उन ड्रेन्स हैं, पॉइंट्स उनकी का जिक्र सफाई नहीं नहीं कर हुई। रहे। हम करतबा चौक नहीं जा रहे, हम वारिस रोड ही जा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि जी वहाँ पे थोड़ी सी बारिश तो पानी जमा हो जाता है। अपने इर्द गिर्द वाले इलाकों की बात करें जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ से हम मुतासर भी होते हैं। खैर दुआ है कि आने वाला वक्त बेहतर हो, क्योंकि इससे हादसात भी होते हैं, लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। जिनके घरों में पानी चले जाता है तो सारा दिन बैठ के अपने फर्नीचर को, अपने सामान को और पानी को देख रहे होते हैं, उनसे पूछें कि क्या हालात होते हैं। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शाहजमाल कॉलोनी, 4 साल फवाद पर पालतू कुत्ते का हमला। यहाँ तो मेरे ख्याल से लैदा ही चिड़िया घर खुल गया, जहाँ मर्जी शेर हमला कर देता है, जहाँ मर्जी कुत्ता हमला कर देता है। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्योंकि एक प्रॉपर गाड़ी देखी थी अभी कुछ ही दिन पहले, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी उनका काम है पालतू कुत्तों को मारना। उनकी एक फोर्स पूरी बनाई गई है, तो पता नहीं वो कैसे काम कर रही है। इमरान में और इमरान की एक्सपीड भी है ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। आवारा कुत्ते थे या पालतू कुत्ते? मेरे ख्याल आवारा कुत्ते थे। आवारा कुत्ते हाँ, जो पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पालतू कुत्ता मैं एक वीडियो देख रहा था, 2 आवारा कुत्ते पड़े। क्योंकि शहर में ऑब्वियसली सिटी गवर्नमेंट का एक स्क्वाड है जो कि आवारा कुत्तों की सफाई, उसको सफाई का वर्ड बोलते हैं। मैंने कहा मैंने प्रॉपर उनकी गाड़ी देखी है एक। आवारा कुत्तों की सफाई करते हैं, लेकिन वो बाकायदा तौर पे अभी दूर ने आप जिस तरह बात कर रहे थे। अच्छा, आवारा कुत्ते, पालतू कुत्तों को रखने के लिए भी तो कोई एसओपीज होने चाहिए ना। देखिए, पालतू कुत्तों के हवाले से ये है कि जब भी किसी ने कोई एक्चुअली मैंने भी डॉग जो है वो काफ़ी अरसा रखे हुए थे, तो पालतू कुत्तों को जब रखा जाता है तो उनको जब घर से बाहर निकाला जाता है, जिस भी एरिया में जहाँ पर उन्हें रखा जाता है, उसके बाद उन्हें जब बाहर निकाला जाता है तो बाकायदा तौर पर उन्हें जो है वो टाई करके फिर बाहर निकाला जाता है, बांध कर निकाला जाता है। कोई बेल्ट, कोई पटा, कोई ऐसी चीज़ वो करते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये वाकया जो है वो कैसा हुआ, इसके मजीद। अच्छा, मैं वीडियो देख रहा था तो पता जो है वो चलेगा। बिल्कुल वो बच्चा मैंने छोटा है। वीडियो देखी सोशल मीडिया पे इमरान। अच्छा, बल्कि अली साई साहब ने कल लगाई हुई थी, हमारे रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने लगाई हुई थी कि ये बच्चे को मतलब के घसीट रहे हैं 2 कुत्ते, उसको रोंद रहे हैं। वो कभी उसको यहाँ उठा के खींच के लेके जा रहे हैं, कभी यहाँ लेके जा रहे हैं। ये फिर कोई आवारा कुत्ते होंगे। फिर एक गाड़ी वाला आता है, वो फिर थोड़ा सा वहाँ पे उसको गाड़ी में बैठे ही कुछ करता है, तो वो छोड़ के जाते हैं। वो बुरे आवारा कुत्तों के हवाले से अगर बात करें शहर में, अब वो हमें कैंपेन नजर नहीं आती, ना वो स्क्वाड नजर आता है, ना वो हमें कोई ऐसी प्रेस रिलीज नजर आ रही है। स्क्वाड एग्जिस्ट करता है, बंदे हैं, तनख्वाहें जाती हैं, सब कुछ जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर है। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर है और बाकायदा तौर पर ये पहले कुत्तों को कुछ खिला के बेहोश करते हैं, फिर उनको उठा देते हैं या उन्हें मौके पर गोली जो है वो मार देते हैं। और ये तब होता है जब दुरने आप कॉल कर दें, मैं कर दूं, आप कॉल कर दें, या कोई सिर्फ ऐसे ही वो लोग पहुंचते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते। हालांकि उनका काम है कि पूरे शहर में उन्हें गश्त करना है जहाँ पर आवारा कुत्ते हैं, ताकि वो शहरियों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आवारा कुत्ते जो हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि घरों में जो कुत्ते होते हैं उनकी तो वैक्सीनेशन हुई पड़ी होती है। बताया गया कि आवारा कुत्ते, हाँ, आवारा कुत्ते जो हैं तो ये नाअहली है ऑब्वियसली हमारे इदारों की, जिनका काम है कि भाई आपने इनका सफाया करना है। एक वक्त था कि शहर से ये खत्म हुए थे। नहीं, सवाल ये है कि आपकी एक टीम डेजिग्नेटेड ही इस काम के लिए, और तो वो फिर क्या कर रही है? वो हर साल 2 या 3 दफा कुत्ता मार मुहिम चलाती थी। जब मैं या इमरान यूनुस तो मुझसे पहले कवर करते थे, पुरानी बातें हैं। और मैंने भी थोड़ी देर के लिए जब कवर किया तो कुत्ता मार मुहिम बाकायदा चला करती थी। लोगों के इलाकों में शिकायत जहाँ होती थी वहाँ पे ये हंटिंग करते थे, और पहले ये इनको अद्वियात दे के बेहोश करके मारने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर कोई पागल कुत्ता बेकाबू हो जाता था तो उसको फायर मार देते थे, और वो भी 12 बोर का आपको शॉट गन से फायर करते थे। 12 लोगों की जान छूट जाती थी। अब देखें ना इस बच्चे के ऊपर क्या असरात होंगे। एक चीज़, इसको रेबीज ऑलमोस्ट नहीं जी सर, आप हॉस्पिटल ले जाए, वहाँ पे इंजेक्शन भी इंजेक्शन नहीं है, ठीक है जी, वो भी आपको खुद खरीदना। रेबीज से बचने के लिए इंजेक्शन कहाँ लगे होंगे, किस तरह फॉलोअप किया होगा। काम तो अब सरकार का था ना कि अगर वो विक्टिम हो गया था तो उसको उठा के लेके जाते, अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराते, उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन फौरी लगवाते, उसका तदारक करते। ये तो जिंदगी भर की प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। आपको तो पता है कि रेबीज वजह से इंसान पागल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक। अच्छा, इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। मैं फिर कहूंगा कि जब बहुत सारे कुत्ते मार मुहिम चला रहे हैं तो एक मुहिम ये भी चला दे। मैं मानता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे मैं जो इशारा दे रहा हूँ
आपको आइडिया हो रहा होगा। तो भाई एक ये मुहिम भी चला देना, बहुत जरूरी है। इससे भी शोहरत मिलेगी यार सरकार को। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक अब हाई लेवल शोहरत लेना उन्हें आती है, कौन भाई ले ले। मैं तो कहता हूं आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, खैर इसको थोड़ा सा ये बहुत अच्छा। यहाँ पर एक बात जो आप अभी कर रही थी ना, हॉस्पिटल्स की अद्वियात के हवाले से बात कर रही थी। कल है ना, मैं एक अजीज़ को मिलने जनरल हॉस्पिटल गया, दोस्त उसकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी आर्थोपेडिक में, उन्होंने उनको इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करना था। अच्छा, मैं मौके पर मौजूद था वहाँ पर, डॉक्टर ने मुझे ये बताया, कहता जी ये इंजेक्शन जो है वो आप ले आएँ, वो थोड़ा महंगा इंजेक्शन था। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास अगर है तो आप यूज़ करें, हम आपको ला देते हैं, रिप्लेस दे देंगे। उन्होंने हमें ये कहा कि जी वैसे तो ये, वो खुद डॉक्टर जो है वो गुस्से में बोल रहा था, वैसे तो हुकूमत जो है हमारी वज़ीरा ये कहती है कि हॉस्पिटल में मेडिसिन जो है ये फ्री है, वैसे ये मेडिसिन फ्री है, ठीक है, अच्छा। लेकिन हॉस्पिटल में ये आपको नहीं मिलेगी। लिटरली ये डॉक्टर के खुद अपने अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से ये आपको नहीं मिलेंगे भाई, आपको बाहर से लानी पड़ेगी, हम तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। हॉस्पिटल की ये तो हालत कर लें। और बहुत सारे हॉस्पिटल कि जान बचाने वाली अद्वियात जो है वो है ही नहीं है हॉस्पिटल। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जाहिद साहब वक्तन फवक्तन ये भी खबरें देते जाते हैं कि हमने अभी जैसे रेबिस के हवाले से बात की, ये जब कभी भी ऐसा वाकया हुआ, मुतासरा बच्चे को आप वहाँ लेके गए, पता चलता है करीबी हॉस्पिटल में इंजेक्शन, ये सांप के काटने के मेरे मुंह की ये बात है ऐसे ही। और आजकल तो खुदा ना खास्ता ये बड़े वाकयात होते भी हैं मॉनसून में ऐसे ना, तो ये इसके लिए तो फौरी तौर पर कुछ करना होगा। अच्छा जी, स्ट्रीट लाइट सीवरेज के लिए अरबों रुपए जारी किए गए हैं। लामा इकबाल जोन, चले जी रावी जोन और दातागंज और ऐसी लाइट्स लगेंगी, अब रात को क्रिकेट खेल सकेंगे। चलें जी, सकते में चलेंगे। आप यकीन जाने लाहौर शहर में अगर तमाम स्ट्रीट लाइट्स ये चीजें आपस में जुड़ी है ना, वर्किंग कंडीशन में आ जाए, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। हमने भी नहीं वाकई ये जो आप बात कर रही है ना कि अरबों रुपए जारी कर दिए गए, ये कर दिया, वो भाई हर साल होता है, आपको पता है जारी होते हैं, हर साल होता है, चले जाते हैं। आप जर्नलिज्म की बात करें, अब दुनिया भी छोड़ जाए ना तो ये नहीं होना। आपको पता है, आपको मजे की बात बताऊं, ये होगा भी नहीं। मैं इसकी वजह बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी जो लेस्को है वो कभी नहीं चाहेगी कि आपकी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो चले। हालांकि ये जिम्मेदारी जो है वो टाउन्स की है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है कि स्ट्रीट लाइट्स को बहाल करना है, लेकिन ना ही आपका टाउन इंतजामिया और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चाहेगी कि तमाम लाइटें जलें, और ना ही आपकी लेस्को जाएगी कि लेस्को चाहे। क्यों? क्योंकि टाउन जो है वो मैंने भी कर रखे हैं, दुरनियाब ने भी कर रखे हैं, हमें तो ये फिंगर आ जाते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं या रोड पे जो लाइट्स चलती हैं ना, आपको पता है कि इनका ऑब्वियसली बिल भी आता होगा, ठीक है, लेकिन लेस्को हमेशा लम सम बिलिंग जो है वो टाउन्स को करता है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को करता है कि जी लम सम अमाउंट ये है, आपने ये स्ट्रीट लाइट, और ये जो लाइट्स बंद हैं, आपको ये भी बात मैं इंकशाफ कर देता हूँ कि ये जो लाइट्स बंद हैं, जो पोल लगे हुए हैं, इनका किराया भी लिया जाता है और इन लाइट्स का बिल भी जाता है, इन लाइट्स का बिल भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अदा करती है। अब माजरत के साथ लेस्को जो है उसमें भी काली भेड़ें बैठी हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है हमारी उसमें भी काली भेड़ें बैठी हैं, जो कि चाहेंगी नहीं कि शहर रोशन हो। और कितनी इमरान इसमें अफसोसनाक बात है कि हम कवर करते थे जब MCL, तो उसके अंदर शोबा शहरी सहूलियात, अब सरकार के हर महकमे में शोबा ताखीरी सहूलियात बन चुका है। आप किसी भी महकमे में अप्लाई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको ऐसा डिले मिलेगा ना, या वो छोड़े उसको। हैरानगी की बात यह है कि जो लोग स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड्स का इजरा करते हैं, क्या उनको अकल नहीं है? वो पूछते नहीं है कि भाई शहर तो अंधेरे में डूबा रहता है मगरिब के बाद, तो फिर हम किस चीज के आपको पैसे दें? जरा आए ना, इनका भी एहतसाब करें। नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। आवे का आवा तो यहाँ बिगड़ा पड़ा है। अच्छा, मैं तो आपको पता है वैसे भी एक रॉयल एरिया में रहता हूँ, तो मैं जब रॉयल एरिया से निकलता हूँ ना, उसके एजाज हासिल होता है कि बहुत मेहरबानी है कि मैं वहाँ रहता हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, साहब तो जा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं आज रॉयल एरिया में जब निकला सुबह, तो मैंने एक ऐसा मंजर देखा और सड़क पार करते हुए मंजर खत्म हो गया। अच्छा। वहां पे PHA के लोग सफाई कर रहे थे पौधे शौधों को, ठीक है, प्रॉपर किट्स पहन के, गोल हैट्स पहन के, वाह। और मैंने कहा यार ये तो आइडियल हो गया। अच्छा, जैसे मैं वो आइडियल सीन आपको सिर्फ उधर ही नजर जैसे मैं रॉयल एरिया से बाहर निकला तो माली बेचारे लेटे हुए हैं कोई घास पे, क्योंकि वो फजर के वक्त आते हैं, काम करते हैं, 5 बजे से लगे होते हैं।
कोई कहीं बेहालो हाल पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। मैंने कहा फिर यार, आपको एहसास हो गया होगा कि मैंने आप कहा अच्छी नहीं दुनिया भाई, में मैंने कहा जी मैं रॉयल एरिया में रहता हूँ, बाकी सारे जो है ना बेचारे खैर अभी गरीब हमने जाना है जी ब्रेक की तरफ, लेकिन अभी अभी खबर ये आई है कि सीएम साहिबा ने इस वाक़े का नोटिस लिया, जो बच्चे को कुत्ता काटा है, तो इसका नोटिस लेते हुए सीएम साहिबा ने फौरी, और ये रिवायती नोटिस हैं जो हम देखते हैं जब कोई वाक़या हो ये जाता तैयार है, पड़े होते हैं डीजीपीआर के वही पास। तो कह रही हूँ। अब इस पे जो है वो फौरी तौर पर मेरे ख्याल से नोटिस से आगे बढ़ना चाहिए। ये एक वाक़या है, इस तरह के वाक़यात वक्तन फवक्तन हम रिपोर्ट करते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। थोड़ा सा खुद भी मेरे ख्याल से पेरेंट्स को जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपको अपने इर्द गिर्द इलाके में आवारा कुत्ते नजर आ रहे हैं, जो हेल्पलाइन है वहां कॉल करें, या फिर गैर जरूरी यार क्या लोग घरों में घुस जाएं, खुद को महबूस कर लें, क्या ये करें तो लोग? मुश्किल है, बहुत- बच्चों को बाहर ना निकलने दे, मैं तो सरकार कहती की हूँ, नाअहली है, बहुत जो सारे नोटिस लोग दे रहे चलो हैं हम उनकी नाअहली है। हम बच्चों को नहीं निकलने देंगे, मैंने बहुत सारे बाइकर्स के पीछे कुत्ते लगे गलियों में देखे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आप सब अभी सर्च कर लें, आप भी और जो टीवी देख रहे हैं वो भी। 2-4 दिन पहले इंग्लैंड और यूरोप में उनकी पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स वगैरह ने इस चीज़ पे नोटिस ले लिया कि जो फूड डिलीवरी बाइकर्स होती हैं, जो साइकिल पे बैठे, इलेक्ट्रिक साइकिल्स पे भी, स्कूटीज पे भी जा रहे होते हैं, वो बड़े बेहंगम हो गया। ना उनको कहीं बाइक खड़ी करने की तमीज़ है, ना उनको चलाने की तमीज़ है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। कौमों की उन्होंने उस पर कानून साजी कर दी, विद इन 12 आवर्स उन्होंने कानून साजी कर दी कि फूड डिलीवरी बाइक राइडर्स के लिए क्या कानून होगा, क्या तालीम होगी, क्या एजुकेशन होगी, कितनी क्लासेस लेनी होगी और तरीकाकार क्या होगा। ये होता है ना काम, ये होता है कि तो आप अब वो वेट करें कि जी लेकर साइकिल आए। वाला कहीं मोटरसाइकिल पे जाके वजे, किसी गाड़ी में सही जाके बात है। टकराए, तो फिर हम फैसला करें। और ऑनेस्टली आप वीडियोस देखें, मैं जो हम सोशल मीडिया बहुत देखता रहता हूँ, वहां तो भरमार हो गई है ना ये फूड डिलीवरी के कामों किया। उन्होंने सिर्फ सोचा है, सोच के ही उन्होंने वहां पे नोटिस लेके उन्होंने इसकी कानून साजी कर तो फिर आपको फिर हालात भी वहां के बेहतर नजर आते हैं ना, एक डिसिप्लिन उन्होंने नजर आता है। वाकया होने से पहले कानून साजी और कर दी। हमारे यहाँ वाकयात पे दर पे होते जा रही हैं, ना लाइट्स लग रही हैं गलियों में इतने इतने फंड्स के बावजूद, और ये वाकयात भी हो रहे हैं। बट सवाल ये है कि ये स्क्वाड कहाँ पर है, इसका जवाब डीसी साहब को देना है। ये कितना मुतहरिक है, कब काम करता है, कैसे काम करता है, रोजाना किन इलाकों से रिपोर्ट ला कर देता है, या सिर्फ तनख्वाहें अपने जेबों में डालता है। प्लीज जरा डीसी साहब इस पर गौर कर लीजिएगा। हम ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ हम आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन आज तीसरा दिन है मुसलसल, ये भी खबर डिस्कस करते हुए, क्योंकि इसके असरात, इसके नताइज क्या हैं वो भी हम हर रोज़ अपनी शहर की सड़कों पर देख रहे हैं। 24 घंटों में 1059 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी ये कम है दुरे नायाब। देखिए आप सोशल एक्टिविटीज़ किधर हैं, जो वो कहते थे कि जी आप कम उम्र लोगों पे, बच्चों पे उनके रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हैं, उनको अंदर थानों में लेके जा रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिलें बंद कर रहे हैं। लेकिन आपने उधर देखा 99% निगरान हुकूमत के दौरान चालान बनाने की रेशो काउंट की गई, बिल्कुल ऐसे ही। सड़कों तक लाइनें लगी होती थी। ठीक है, अगर ये उस वक्त कंटिन्यूटी कर लेते, इस चीज़ को छोड़ के कि ये किसका इनिशिएटिव था, ठीक है, आप इनिशिएटिव करने वाले से नफरत अपनी बरकरार रखें, हम आपको नहीं रोकते, इससे तो हम मना ही नहीं करते। हम मना नहीं करते, लेकिन आप उसका जो काम पूरी कौम को, पूरी शहरियों को जो अच्छा मिल रहा है भाई, उसके समरात तो जारी रखे ना। आप सीटीओ सब खुदा वास्ता आप वो चीज़ कंटिन्यू करवा लेते, आज आपको ये ना देखने पड़ते। जब हर बंदे पे मैंडेटरी एक्शन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो बच्चा है, कम उम्र है, बड़ी उम्र का है। मैंने तो आपको वो वाकया भी सुनाया कि वो 45 साल के बंदे ने भी पहली दफा लाइसेंस बनवा लिया। अच्छा, तो आप ये चीज कंटिन्यू तो करते, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ते। अब आपको प्रेस रिलीज जारी करा रहे हैं जी हमने 1066 बंदों को पता नहीं क्या कर दिया, उन पे भाई हासिल क्या है? क्या वो 1066 बंदे, बच्चे जो कम उम्र ड्राइवर्स थे, क्या आपने उनके वालिदैन को कोई इस्लाही प्रोग्राम के तहत कोई मैसेज कन्वे करवाया? आपने इतनी ही तादाद में क्या डेली बेसिस पे चालान करके उनको क्या लाइसेंस की तरफ लेके गए? आपने क्या कोई ऐसा फिगर दिया कि हमने इतने दिनों के अंदर इतने चालान शहरियों के बनवा के ये चीज़ हमने इम्पोज कर दी? क्या मुझे बताएं कुछ ऐसी चीज़, इतनी रियायत उस दौर में नहीं थी। जिनकी आपने निशानदेही की है ना, यहाँ पे ये रिवाज ही नहीं है दुरेना। भाई रिवाज रहा है, निगरान सेटअप में रिवाज रहा है। लोग सिफारिशें कराते थे कि जी हमारा टेस्ट पास करा दें, हमें लाइनों से निकलवा के जल्दी करा दें। हम कहते जी हम कुछ नहीं कर सकते। भाई आप जाए लाइन में लगे, 10 की बजाय 15 हो गए हैं सेंटर। तो फिर उसको सहूलियात को बढ़ा भी तो दिया गया था ना। आपके पास सेंटर्स की तादाद ज्यादा कर दी, 24/7 आपको संडे को सुबह शाम तो सीएम खुद जाते थे, कभी किसी सेंटर में कभी किसी सेंटर में बैठे रहते थे, निजाम देखते थे और एक्सपीडाइट होता था। एक काउंटर की बजाय 15-15 काउंटर्स होते थे। लोग जल्दी से अपने लाइसेंस को ऑपरेट करते थे और बनवा के निकलते थे बाहर। टेस्ट होते थे वहीं पे, हर चीज मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी होती थी, वहीं पे आपके एहलकार होते थे, वहीं पे आपको टेस्ट लेके आपको कहते थे जाएं।
यकीन करें अगर ये कंटिन्यूटी रहती तो आज 100% लाइसेंसिंग होती। ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन जिन माँ बाप के होते हैं उनके बच्चे जो हैं उनकी गाड़ियां मोटरसाइकिलें ले जाती हैं, आप मुझे बताएं उसका क्या करेंगे? ना बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे? आपको अगर बच्चे को इस्लाह करने के लिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं जी उसका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, वो तो जिंदगी भर की सरकारी जॉब नहीं ले सकेगा, वो तो पता नहीं क्या आपने कर दिया है, जुल्म कर दिया है। भाई जुल्म आप, सवाल ये है कि इसकी वजह से जिन लोगों की जान जा रही है, आपने जुल्म किया है, हमने किया है, जिनके बच्चे बगैर पूछे गाड़ियां मोटरसाइकिल लेके मौत के मुसाफिर बने हुए हैं। वही ना, आप ये सोचें खुदा ना खास्ता एडवर्स हो जाता, जो लोग जान से गए हैं वो ना जाते, आपका बच्चा चले जाता। बिल्कुल ऐसे मुझे समझ नहीं आती कि आपको सोच नहीं आती ये चीज। और उतने ही इम्कानात है जी, ड्राइवर की जान का खतरा भी उतने ही इम्कानात हैं। हमने वाकयात ऐसे देखे भी हैं, हुए हैं ऐसे वाकयात। ये भी कुछ दिन पहले नहर में जो हमने देखा, ओवर स्पीड थी गाड़ी, नहर में जा गिरी, उस पे वाकयात की रिपोर्ट हुए हैं। इमरान यूनुस, देखिए जी, पहले तो हम सिस्टम के हवाले से अगर ज़रा बात करें ना, माशरे की बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी माशरे की सोसाइटी की बेहतरी के लिए जब भी कोई भी मंसूबा इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो दूसरी जानब रिश्वत का बाज़ार जो है वो गर्म हुआ है। अब आप ये देखें कि कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो शुरू की गई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, पकड़ के उनको थानों में भिजवाया। अब थानों की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी थी कि 8 मुहर्रम को जो है वो क्या हुआ। खैर दुर्रे ने आपको तो इस चीज़ का नहीं पता क्योंकि वो इस प्रोग्राम में नहीं थे। दुर्रे ने साहब एक मेरे दोस्त को इन्होंने पकड़ा इछड़े थाने वालों ने और 10,000 रुपया मांगा। उसके पास शीशा था, वो वेल्ड ठीक करवाने जा रहा था, तो 10,000 उन्होंने मांगा। जब मैंने बात की, कहते जी वो तो हमने FIR काट दिया, वो हो गई है और आपको कॉपी भिजवा रहे हैं। और मुझे कॉपी भिजवाई, मैंने कहा चलो जी, उसके घर वालों को फॉरवर्ड किया। मैंने कहा सुबह इसका ना ज़मानत करवा लीजिएगा। आधे घंटे बाद मेरे दोस्त की कॉल आई, कहता इमरान भाई मैं छूट गया हूँ 8,000 रुपया दे के। कहाँ गई वो FIR? अच्छा, ये चीज़ें जो हैं जब तक हमारी तमाम तर फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं होंगी माशरे की बेहतरी के लिए, ये चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। अब मुझे ये बताएं कि जो ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक जो इन्होंने डिटेल जारी की है कि जी हमने जो चालान किए हैं, चलो चालान तो इन्होंने कर दिए, जिनकी तादाद तकरीबन कोई 1100 के करीब है। 127 फैमिलीज़ को बुला के बयान हल्फी भी ले लिए कि जी अगर आपने अब अपने बच्चे को गाड़ी दी तो आपकी गाड़ी जो है वो बंद कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कोई 250 के करीब गाड़ियाँ बंद की। मुझे बताएंगे जो 250 गाड़ियाँ इन्होंने बंद की है, आज आप जाके ज़रा डिटेल लें थानों से, जिन जिन थानों में बंद हुई है। लिटरली अगर आपने सिस्टम को बेहतर करना है तो ये चीज़ें करनी चाहिए कि वो 250 गाड़ियों की डिटेल बताएं किधर है भाई, अगर छोड़ी हैं तो कैसे छूटी हैं, कोई चालान है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, बताएं कैसे छोड़ी हैं। कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये रही है कि जिस तरह दुर्रे ने आपने बात की कि ठीक है, जब आपने सिस्टम को बेहतर करना होता है ना तो आपने डंडे का जोर जो है वो लगाना होता है। वो बिल्कुल इसी तरह बात है कि मैं आपको बता रहा हूं निगरान सेटअप में बाद आप हर रोज बस ये बता रही हैं इतनी जो है वो FIR हो गई हैं, इतने ड्राइवर के खिलाफ। निगरान सेटअप में आपका जो लर्निंग लाइसेंस था उसकी फीस थी 60 रुपए। ठीक है, जब शहरियों को ये कहा गया कि उसकी फीस आई थिंक 1000 रुपया कर दी गई, 900 कुछ रुपए, 1000 रुपए कुछ हो जाएगी। इस तारीख को हर बूथ के बाहर लाइनें लगी हुई थी लोगों की, और हमें कॉल्स आ रही थी जी ये काइंडली जरा बात कर लें, करवा दें। हमने कहा नहीं भाई लाइनों में खड़े हो, हमने भी लाइनों में खड़े होकर बनवाया था। ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि ऑन एयर टाइम कम है, हम ब्रेक के बाद आके यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही क्योंकि संजीदा मामला भी है और बड़ा सेंसिटिव मामला भी है। हमारे यहाँ ये रिवायत बनती जा रही है, कम उम्र ड्राइवर घर से गाड़ी की चाबी लेके निकला, बाइक की चाबी लेके निकला, किसी को नीचे कुचल दिया, वो जान चले गई, और आप अगले दिन से क्या खबरें देखना शुरू हो गए कि कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो गई, इतनी जो है वो FIR हो गई और इतने मुकदमा दर्ज हो गए, इतने के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए? दुर्रे आप क्या सजेशन है? देखिए, मैं तो इसमें जिम्मेदार पूरे वालिदैन को ठहराता हूँ, या जो उनके गार्डियन है, कस्टोडियन है, वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। आपकी गाड़ी या आपकी मोटरसाइकिल या तो आपके इस्तेमाल में होनी चाहिए, या फिर अगर इस्तेमाल में नहीं है तो वो उसकी चाबी या उसकी चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। बस अब देखा ये जा रहा है ज़्यादातर कि जिनके घर में एक्सेस सवारियां हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं चाहे वो मोटरसाइकिलें हैं, वो ज्यादा मिसयूज होती हैं जी, ऐसे ही। या जिनके वालिदैन सो कॉल्ड बहुत मसरूफ होते हैं कि जी हम बड़े मसरूफ रहे, हमें तो देखें थानों में जाके अब इन केसेस को रीड करें, सबसे पहले वो कहते हैं जी कि हम पता नहीं कहीं बाहर थे, कोई इमरजेंसी हो गई थी,
हम बड़े मसरूफ थे तो बच्चे पीछे से चला ले गए, गया, तो हाँ। भाई आप अपनी गाड़ी की चाबियां, मोटरसाइकिल की चाबियां किस तरह खुले छोड़ जाते हैं। रीजन क्या, बच्चे को बाहर कुछ लेने भेज दिया था, बच्चा आगे से कहाँ निकल गया। इसमें माएँ थोड़ा ये करती हैं कि जी जरा फड़ लें बाहर हाँ, जाके ना, बिल्कुल ऐसे। कोई 9 उम्र बच्चा है, कोई 15-16 साल का, 14 साल का, उसको जी मोटरसाइकिल पे जाके दुकान से ये चीज दे। और कई जगह तो मैंने इतनी लापरवाही के साथ माओ को देखा है कि वो खुद पीछे बैठी होती हैं, आगे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं जी, ज्यादा संगीन और वो जा रही होती हैं। तो हम तो हंस रहे होते हैं कि यार ये देखो, इसको ये एहसास नहीं है कि चलो एक्सीडेंट तो खुदा ना खास्ता हो गया, वो तो हो गया, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो जिंदगी भर की मजदूरी भी हो सकती है, जो कि जिंदगी भर का बोझ है। बिल्कुल ऐसे। आप इन्हीं चीज को कैलकुलेट कर लें, कितना टाइम लगता है, कितना, अब इतनी फैसिलिटीज हैं खुदा के लिए, आप ऑनलाइन इतनी एप्लीकेशंस हैं, आपके पास राइडर्स हैं, डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं, कितना मसला आ जाता है। बिल्कुल सही। और खामखा तो एक हमारा कौम का बहुत बड़ा मसला है कि हमने खामखा भी निकलना होता है, बिल्कुल हम रह नहीं सकते। इन चीजों की कोई जस्टिफिकेशन आप कल छुट्टी दे दें, आधा लाहौर घर में बैठने के बजाय सड़कों पे होगा, सड़कों पर होगा, बिल्कुल सही कह रहे और कोई कहाँ सर, यहाँ कोविड में नहीं लोग बैठे घरों में। ये जिस एज की धुरन्याब ने अभी मिसाल दी है ना कि 14 साल 15 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे भी, बच्चा जो है ना, बच्चा कहते किसको है, आप बच्चे को जिस काम से रोकेंगे ना उसने वो तो लाजमी करना है वो चाहे छोटा बच्चा भी हो, 5 साल का भी, आप जिस चीज से रोकेंगे ना वो उससे करेगा, वो लाजमी करेगा। तो 1000 उससे बेहतर के खुदा ना खासा कोई हादसा हो, 1000 दर्जे बेहतर है कि आप अपने बच्चे को जरा पास बैठाएं। मैं अभी आप यकीन जाने कि मैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये कहता हूं कि लोग जो हैं जरा खुद सोचें कि वो अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं। टाइम देना ये नहीं है कि जी वो ठीक है, मूवी देख ली, बैठ गए, खाना खा लिया, ये हो गया, नहीं, ये बात नहीं है। आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं, बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे के साथ क्या खेलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या उसके साथ बाहर वॉक पे या रनिंग पे या बाहर जाते हैं। ये बात नहीं है कि जी ठीक है बच्चे हमारे सामने हैं, खेल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं बड़े सारे और बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है जी बच्चे को टाइम दे रहे हैं, ये टाइम नहीं। बच्चे की काउंसलिंग करें, बच्चे को बताएं कि पॉजिटिव चीजें क्या है, नेगेटिव चीजें क्या हैं, माशरे की अच्छी बुरी चीजें क्या हैं, बच्चों को बतानी चाहिए। अब ये कोई वो 60, 70, 80s या 90s का दौर नहीं है, ठीक है, 2025 है। बच्चे जो हैं उनकी सोच, उनकी अप्रोच बहुत हमसे आगे है, और उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जो एक्सपीरियंस वालिदैन के पास है वो उनसे शेयर करें। और आप यकीन जाने बच्चे जब उससे बेहतर बात करते हैं आप हैरान रह जाते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन जिम्मेदारी और जरूरी जिम्मेदारी सिर्फ वालिदैन की है कि वो बच्चों को रोकें और इसका जिम्मेदार होना भी वालिदैन को चाहिए। ये कार्रवाई FIR वालिदैन के खिलाफ होनी चाहिए, इसी तरह से इन वाकयात को रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अहम है। वो अहम मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारी जिंदगियों का दारोमदार जिस खुराक पर है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो एक ज़रूरी मुल्क है, तो कुछ चीज़ें तो है ना वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं, लाजमो मलजूम है, जिनको हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अलहदा नहीं कर सकते। तो उनका फिर सही ट्रैक पे चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको सही ट्रैक पर चलाने के लिए पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जो शायद मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नज़रों से ओझल रहते हैं। जी, पाकिस्तान जो है वो एक ज़रूरी मुल्क है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और हमारी ज़राअत का रोल क्या है जी, मईशत में हमारे ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अब वो खुराक जो हम तक पहुंच रही है वो किन जराए से होकर पहुंच रही है, वो कितनी मेहनत के बाद हम तक पहुंच रही है, उनमें किन किन लोगों का रोल होता है, किस तरह से वो दिन रात काम करते हैं, तो हमारे पास ये सब चीज़ें पहुंचती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो भी बताएंगे, और आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि फौजी फर्टिलाइजर जो है वो किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। इस तमाम तर अमल में पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा रोल अदा करने में फौजी फर्टिलाइजर का कितना हाथ है, और किस तरह से ये मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। हर चीज की बुनियाद एक मकसद के तहत रखी जाती है ना, सो उसका मकसद क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और अब उनकी खिदमात क्या हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पाकिस्तान में बेहतरी के लिए वो क्या करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराती चलूँ जी। जनाब तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हेड ऑफ फार्म एडवाइजरी सेंटर सरगोदा हैं। जनाब दानिश अली तारिक साहब हैं जी, जो कि हेड ऑफ एग्री शेखुपुरा है, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच जी। तारिक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ।
हर चीज़ आप किसी मकसद के तहत स्टार्ट करते हैं ना, आपके जहन में एक आइडिया होता है, आप उसको इनिशिएट करते हैं। और माशाल्लाह से अगर हम फौजी फर्टिलाइजर की बात करें तो ये तो अब एक तनावर दरख्त अगर कहे तो वो बन चुका है ना। सो बुनियाद कैसे रखी? इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों से पहले कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज यहाँ दावत दी। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का क्याम जो था ना 1978 में रखा गया। उसमें मकसद ये था कि मुल्क की जो बढ़ती हुई आबादी है इसके लिए खुराक जो है उसको मुहैया करना है और उसको इंश्योर किया जाए फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। उस वक्त मुल्क के हालात ऐसे थे कि कोई भी बंदा बाहर से आके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, तो फौजी फाउंडेशन वालों ने ये स्टेप लिया और 1978 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और सिर्फ 4 साल के अरसे में हमने इटली की मदद से ये एक प्लांट लगाया गोटमाछी सादकाबाद, जिसका पहला सोना यूरिया का जो बैग था, जो अभी आज माशाल्लाह बहुत तनावर दरख्त जैसे आपने कहा है बन गया है। क्योंकि ये तो हम अपने बचपन से ऐड सुनते आ रहे हैं ना। हाँ। हम पीटीवी पे ये ऐड तो अपने बचपन से देख रहे हैं। 1982 में जो जून 1982 में इसका पहला बैग जो है सोना यूरिया का मार्केट में आया था, उस वक्त से लेके आज तक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने मुख्तलिफ प्लांट्स लगाए हैं मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए। बेसिक थीम और बेसिक जो इनका मकसद था कि मुल्क में खुराक की जो फराहमी है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। इस सिलसिले में सबसे पहला प्लांट गोटमाछी में लगा, फिर 1993 में दूसरा प्लांट गोटमाछी में लगा, फिर हमने एक डीएपी का प्लांट जो था वो कराची में लगाया, उसके साथ ग्रैनुलर यूरिया वाला प्लांट हमने कराची में लगाया। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निजकारी की तो उस सिलसिले में हमने जो है वो एक और प्लांट पाक सऊदी वाला जो प्लांट था वो खरीद लिया मीरपुर मथेलो में। तो ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद रिसेंटली हमने एक और वेंचर किया, जैसे ये दाऊद खेल में हमारे पास एक गवर्नमेंट जो थी उसने निजकारी की और उस सिलसिले में जो प्लांट प्राइवेट पार्टी के पास था वो हमने ले लिया है। अभी वो तारा यूरिया के नाम से हम मार्केट कर रहे हैं। मकसद इसका सिर्फ एक ही है कि हमने अपने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की खुराकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वी आर नाउ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आफ्टर द गवर्नमेंट। सो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है। बिल्कुल इन चीज़ों के साथ साथ हमने एक इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं। इस वक्त हम फर्टिलाइजर जो है यूरिया 3.3 मिलियन टन अप्रॉक्सीमेटली या इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपने एक डीलर नेटवर्क जो हमारे पास है पाकिस्तान में, कोई 3500 डीलर है हमारे सारे पाकिस्तान में, फ्रॉम कराची टू गिलगित। हम उनके ज़रिए और 350 हमारे पास वेयर हाउसेज हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, उनके ज़रिए हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया हुआ है। ग्रेट। और इसमें जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जो उनको सिर्फ ना सिर्फ फर्टिलाइज़र दें बल्कि उसके साथ साथ हम उनको हाउ टू यूज़ द फर्टिलाइजर्स, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में जो है वो पर एकड़ यील्ड अभी कम है। तो उस पर एकड़ यील्ड को बेहतर करने के लिए हमने उसको बैकअप में एक अपना एग्री सर्विसेज डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। सही। जो अपने फार्मर्स को मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज फ्राहम करके उनको एम्पावर करता है कि वो अपनी प्रोडक्शन को किस तरह बेहतर करें। सही। इसके साथ साथ पहले तो हमारे पास 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स थे, अब वो उनके साथ साथ हमने मुख्तलिफ इलाकों में अपने एग्री ग्रेजुएट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, जो फार्मर्स की दहलीज पे जाते हैं और उसको बताते हैं कि हमने किस तरह अपनी पैदावार को बेहतर करना। हम सिर्फ फर्टिलाइजर, तो बहुत अच्छा एकदम है। हम सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं सेल करते, वी सेल ए पैकेज कि उसको बताते हैं कि सीड कौन सा इस्तेमाल करना है, लैंड प्रिपरेशन किस तरह करनी है और उसको जो है वो इस तरह बता के उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। सही। ये चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ अभी जो हमारी नई मैनेजमेंट आई है, हमारे जो उसमें सीसीओ साहब हैं और हमारे जो एमडी साहब हैं, उन्होंने एक नया इकदाम भी लिया है कि सारे पाकिस्तान में हमने 100 सोना सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें हमने मोस्टली एग्री ग्रेजुएट्स लड़के रखे हुए हैं, जो तकरीबन जिनकी तादाद जो एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो 250 के पास है। ग्रेट। वो इन एडिशन टू दैट वो जो सेंटर मैंने पहले आपको बताए हैं, तो वो हम सब मिलके फार्मर्स की खिदमत करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं। मकसद सिर्फ यही है
कि ना सिर्फ पर एकड़ पैदावार को बेहतर किया जाए बल्कि मुल्क में जो इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है उसको भी बेहतर तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप यंग ग्रेजुएट्स जो हैं उनके तजुर्बात से भी इस्तेफादा कर रहे हैं, तो नो डाउट इसका फ़र्क जो है वो फिर आपको नज़र भी आता है। अच्छा जी, मतवाजन खाद होती क्या है, इसकी अहमियत क्या है और ये किसानों को कैसे सपोर्ट करती है, किस तरह से सपोर्ट करती है? जी मैम, मतवाजन खाद का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली थोड़ा सा समझने के काबिल है कि हर सेक्टर का, हर चीज़ का एक प्रॉपर रोल होता है। हम एज अ कंपनी, जैसे कि सर ने बताया, हमने मुल्क की ज़रूरियात को, फार्मर की ज़रूरियात को, इवन क्रॉपिंग पैटर्न की और फूड सिक्योरिटी की ज़रूरियात को समझते हुए हमने फर्टिलाइजर डिज़ाइन किए, उनको प्रोड्यूस किया और हम कराची से लेकर कश्मीर तक वो हर फार्मर के घर तक जो है हमारे डीलर नेटवर्क के थ्रू हम पहुंचाते हैं। लेकिन अभी जो अगला काम है वो फार्मर के एंड के ऊपर बनता है कि उन फर्टिलाइजर्स का आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। हर फर्टिलाइजर का एक अलहदा रोल है, उसका एक अलहदा किरदार है, उसको एक खास क्वांटिटी के अंदर वो फर्टिलाइजर एक खास वक्त के अंदर चाहिए होता है। हम नॉर्मल अपनी टेक्निकल जुबान में उसको 4 आवर स्ट्रेटजी बोलते हैं फर्टिलाइजर के यूज की। तो देयर आर 4 आवर्स, राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट डोज। तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लेना या फर्टिलाइजर खरीद के ले आना और उसको अपने खेत में डाल लेना इज नॉट इनफ। उसके जो 4 असूल हैं उनके ऊपर अगर आप करते हैं तो सेम फर्टिलाइजर, सेम एफर्ट, सेम अमाउंट ऑफ मनी के साथ आप उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ फार्मर के एंड के ऊपर है बल्कि मुल्क के एंड के ऊपर भी है। आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज होते हैं, आपके जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो उससे कम होती हैं, आपकी फार्म इकोनॉमिक्स उससे बहुत ज्यादा बेहतर होती है। सर ने जिक्र किया पाकिस्तान की यील्ड का, तो ओवर द टाइम गवर्नमेंट उसमें अपना किरदार अदा कर रही है, प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, रिसोर्सेज फ्राहम कर रहा है, फार्मर की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को भी फार्मर ने यूज करना है और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी पैदावार को और उस रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत की अहमियत क्या है? मेरे ख्याल से ये तो आज हर कोई जानता है, बट अब हमें कुछ जिद्दत लेके आनी है और उस दौर में शामिल होना है जिस दौर में हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं ना कि अब आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, सो इसको हमने यहाँ पर भी लेके आना है। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस फील्ड में कैसे किया जा रहा है? अच्छा, ये आपका ना सवाल बड़ा ही रेलेवेंट है और बड़ा ही वक्त की ज़रूरत के मुताबिक है। फौजी फर्टिलाइज़र हमेशा से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाए हुए हैं। हम ना, मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना, हम एक पैकेज डील करते हैं, तो पहले हमें देखना पड़ता है प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक आपको चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। हम फार्मर्स को सॉइल एनालिसिस फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट दे रहे होते हैं। हमने कोई 6.5 लाख 7 लाख के करीब सारे पाकिस्तान से अपनी 6 लेबॉर्ट्रीज के जरिए सैंपल्स किए हैं, उनका डाटा है हमारे पास। हम फार्मर्स के पास लेके जाए, वो डिजिटलाइज्ड डाटा है। उसको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जमीनों की कंडीशन क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे ब्लड में क्या है या जमीन में क्या है, तो जो इनका जो आपने इनसे सवाल किया कि बैलेंस यूज कैसे करना है, बैलेंस यूज से मतलब कि हमारी ज़मीनों में जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन 98% ज़मीनों में उसकी कमी हो चुकी है, हमें यूरिया देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। फास्फोरस 94% ज़मीनों में कमी हो चुकी है। अब जब तक हम फास्फोरस या डीएपी वाली खाद नहीं देंगे फसल नहीं होगी। इसी तरह हमारी 51% ज़मीनों में पोटाश वाली खाद की कमी हो चुकी है। अब जो एलिमेंट पौधे को चाहिए ग्रोथ के लिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो स्टंटेड ग्रोथ रहेगी। अब अगली चीज, अब इनके अलावा 2 और चीजें हैं। एक होती है जिंक, वो भी हमारी जमीन का भी जरूरी हिस्सा है, वो प्लांट को भी चाहिए और इंसानों को भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब इसमें थोड़ी सी मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद आता है बोरान। ये 5 अज्जा है जो हमारी जमीनों में कमी हो चुकी है या शदीद कमी हो चुकी है। जो जिंक है वो 86% जमीनों में या 86% जमीनों में कमी हो चुकी है, और जो बोरान है वो तकरीबन 61 से 62% जमीनों में। अब इनमें हर साल 1% की इंक्रीज आ रही है, कमी जो है बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है कि हम जो जमीन से ले रहे हैं उतनी मिकदार में वो जमीन को नहीं दे रहे। तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अब एक चीज और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूं जो ज्यादा जरूरी है, हम नई खादें क्यों लेके आए हैं और उसका मकसद क्या है। जिन जमीनों में कमी होती है जिंक की, उन वहां पे रहने वाले जो इंसान होते हैं उसकी भी कमी होती है। Obviously. अब जिंक का बड़ा इंसानी सेहत में बड़ा किरदार है। अब ये सिर्फ नहीं है कि हमने सिर्फ पैदावार बढ़ानी है फसलों की, हमने अपनी नस्लों, जो अगली नस्लें हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए अगर आप में जिंक की कमी है तो आप लिथार्जिक होंगे, आप
एक्टिवली काम नहीं कर Exactly, सकेंगे। yes. इसकी एक फ्यूचर कास्ट होगी, जो इस वक्त छोटी नस्ल है, जब बड़ी होगी तो वो इतनी एक्टिवली काम नहीं कर सकेगी। दूसरे नंबर पे उनका जो नर्वस सिस्टम है वो स्लो हो जाता है जी। उनके जो आप उसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो सकती, उनका कद स्टंटेड होता है। तो इसको सिर्फ फसलों के साथ रिलेट नहीं करें, फसलों के में यकीनन ये 10 से 12% पैदावार बढ़ाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करती है। फिर उसके जो पौधे होते हैं उनमें शगुफे ज़्यादा करती है, जो पौधे का कद बेहतर करती है। तो इसलिए इन चीज़ों का बताना भी ज़रूरी है। अब हमने किया क्या है, अब जैसे आपका सवाल था ना कि हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं देख रहे थे, पूरा पैकेज है। अब आपको एक चीज़ इसमें बताऊं कि हमने जदीद खतूत पे अभी ड्रोन्स दिए हैं लोगों को। हमारे अपने पास ड्रोन्स हैं जो स्प्रे करते हैं, प्रिसीजन स्प्रे करते हैं, जिस तरह स्प्रे की जरूरत है वहां पर स्प्रे करेंगे। अब एक हम नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जिसमें हम जो है फसलों के इमेजेस लेते हैं, उसके बुनियाद पे उसकी मशीन लर्निंग हो रही है। जब वो लर्निंग हो जाएगी तो उसको हम जैसे आपके पास बैठे हैं, यहाँ से बैठे बैठे हम सारे पाकिस्तान में बता सकेंगे कि इस फार्म पे क्या कमी है। वो भी इन प्रोसेस है, लेट्स सी वो कितना कामयाब होता है कि नहीं। लेकिन आप कह रही थे कि जिद्दत में क्या कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है जो देखें, हमारे मुल्क में आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी यकीनन, $4 अरब की फूड वेस्टेज हो जाती है। जी बिल्कुल। इस वेस्टेज के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा होती है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स। हमने फौजी फ्रेश एंड फ्रीज के नाम से साहिवाल में एक कारखाना लगाया जो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनसे जो उनकी वेजिटेबल और फ्रूट खरीदता है, फिर उसको अपने तरीके से उसको प्रोसेस करता है ताकि वेस्टेज कम से कम फिर मार्केट में जी, दैट्स रियली ग्रेट। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी मैंने आपको बता दी कि इमेजरी जो चल रही है। तीसरी मैंने बताया कि ड्रोन्स हम दे रहे हैं। चौथा बताया कि ये जो हमारा लैब्स हैं, हमारी डिजिटल है, हमारे पास हर तहसील में डाटा अवेलेबल है कि किस तहसील में किस न्यूट्रिएंट्स की कितनी कमी हो। यानी जिद्दत के तमाम तकाजे जो हैं उनको भी पूरा किया जा रहा है, उनको भी मलहूज़ खाते रखा जा रहा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे। हर डिपार्टमेंट में दुनिया में हम देख रहे हैं अगर तरक्की हो रही है तो वो रिसर्च की बुनियाद पर हो रही है, तो यहाँ रिसर्च पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैंने कहा पूरी दुनिया अगर कामयाबी से जिन ममालिक को हम देखें चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा हाथ जो है ना, जिसे हम एक कह सकते हैं कि बिगेस्ट रोल जो है वो रिसर्च का है। सो रिसर्च किस तरह से आपके डिपार्टमेंट में की जाती है? जी मैम, हमारे पास एक डेडिकेटेड R&D का डिपार्टमेंट है जो कि ज़रूरियात को देखते हुए, जैसे कि सर ने बताया, हम हर तहसील हर गांव में जाके हम जो फार्मर के सैंपल्स लिए हुए हैं और वो एक लार्जर डेटाबेस का हिस्सा है, उनसे हम ये चीज़ डिड्यूस करते हैं कि इस वक्त किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो वक्त के साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाते गए। जैसे जैसे जिस न्यूट्रिएंट की पाकिस्तानी ज़मीनों में कमी होती गई, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने उस चीज़ को एक तो पहले जज किया, पेन ली और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए। अब लेकिन जैसे जैसे बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ का भी आपने जिक्र किया कि थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो इम्बैलेंस हो रहा है। फार्मर जो हैं उन चीज़ों के ऊपर जिनका असर आपको फौरी तौर के ऊपर नज़र आता है, उनके ऊपर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसमें के ऊपर यूरिया जो है वो सरे फहरिस्त है। लेकिन जो कमी जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स की उसी तरह से होती है। तो देखा गया कि जिंक की और बोरान जैसी एलिमेंट्स जो हैं उनकी भी अहमियत उतनी ही ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कमी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे उस R&D डिपार्टमेंट ने और जो ग्राउंड टीम है जो फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, इन्होंने मिलकर जिंक कोटेड यूरिया मुतारफ करवाया इसी साल। उसमें क्या है कि हमने एक जिंक की मिकदार यूरिया के ऊपर ही शामिल कर दी गई है। उसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसी यूरिया के साथ आपको जिंक मिल जाता है। जिंक के आपको फ़ायदा ये होता है कि यूरिया के साथ साथ वो इक्वल पूरे खेत के अंदर वो बिखर भी जाता है और खेत के साथ साथ जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर भी उसकी कमी पूरी हो जाती है। तो बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस है कि जब हम फार्मर की ज़रूरत को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उसका जो फ्यूचर प्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं कि उसका क्या क्या असरात हो सकते हैं ज़राअत के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर और ओवरऑल जो मुल्क की इकोनॉमी है। बिल्कुल सही। इसी से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट है, काफ़ी साल पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, सोना यूरिया नीम कोटेड। उसमें उसका भी मकसद यही था कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स की जो अफादियत है उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि खेत में हम लोग फार्मर्स के पास जाते हैं, उनको मशवरा भी देते हैं, लेकिन हर वक्त जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं वो आइडियल नहीं होती। उसको मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ हालात में जो अपनी खाद है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है।
तो उसकी चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की अफादियत को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। यूरिया में जो प्रॉब्लम था कुछ टाइम के ऊपर यह है, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो उसके ज़िया होने के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। तो उसके ऊपर नीम ऑयल की तय चढ़ा दी गई। एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नीम के पत्तों से तेल निकाला जाता है और उसको यूरिया के ऊपर कोट किया जाता है। उससे ना सिर्फ जो यूरिया का ज़िया है वो कदरे कम हो जाता है, बल्कि जो नीम ऑयल की जो इफादियत है वो कीड़ों मकोड़ों से कुछ हद तक कुव्वत मुदाफ़त फराहम करता है, पौधों को और ज़मीन में दीमक वगैरह को दूर रखता है आपकी जड़ों से। तो उससे ना सिर्फ यूरिया के एफिशिएंसी में इजाफा होता है, बल्कि जो फार्मर की ओवरऑल पैदावार और उसकी क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और काफ़ी सारी आजकल कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनका जो रेट है, मार्केट रेट, वो उनकी कमोडिटी उसके जो क्वालिटी है उसके ऊपर लगता है। आपके फ्रूट्स हैं, हाँ जी, आपका इवन राइस है, आपकी जो इस तरह के जो एडिबल जितने भी फ्रूट्स हैं उनका जैसे जैसे क्वालिटी बेहतर होती जाएगी उनकी वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा अच्छा, ही। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर इजाज़त देती हैं। कंपनी ने रिसेंटली 3 प्रोडक्ट्स जो जिनको कहते हैं इनहेंस एफिशिएंसी फर्टिलाइजर्स वो इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसका इन्होंने अभी जिक्र किया जिंकेटेड यूरिया, जो जिंक जिसके ऊपर यूरिया के कोट किया होता है। दूसरा है ये जो इन्होंने अभी जिक्र किया नीम कोटेड यूरिया, और तीसरा है बोरान डीएपी। ठीक है। अब नीम कोटेड की मैं अगर बात करूं तो ये बड़ा ही एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अब देखें इसकी एक एफिशिएंसी जैसे क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसमें अगर इसकी एफिशिएंसी ऐसे है कि अगर आपने किसी किसान ने 10 बैग आपने डालने हैं एक मतलब अपनी ज़मीन में, तो उसकी बजाय 9 बैग से वो उतना फ़ायदा उठा सकता है जितना आम यूरिया से 10 में उठाता है। दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट। दूसरा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को इससे कोई हैजर्ड्स नहीं हो सकती। तीसरा ये है कि इजी टू स्प्रेड है क्योंकि इसमें किकिंग नहीं होती। ठीक है। चौथा ये है कि जैसे इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको रिपेलेंट के तौर पे भी ये काम करता है। इसी तरह जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट हैं जिसका जिंकेटेड है, उसमें कॉस्मेटिक्स भी बहुत उसमें काम करता है कि ये जो पौधे हैं उनको उनकी शेप को सही रखता है। अच्छा। और उनकी जो फ्रूट है उसको बेहतर करता है, उसकी जो शेप उसको दूसरा जो जितने बाकी एलिमेंट्स पौधे को चाहिए होते हैं ना उनको बेहतर करता है। तो ये 2 जो यूरिया है ये मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले में गेम चेंजर है। बिल्कुल। एक चीज़ स्पेशली मैं कहना चाहूँगा यहाँ राइस के एरिया के लिए कि फार्मर्स जिंक डालते थे, लेकिन अब उनको सहूलत हो गई है कि ऐसा यूरिया मिल गया जिसके साथ जिंक अवेलेबल है। तो वो अगर ये यूरिया डालेंगे तो उनको अलहदा से शायद जिंक की इतनी ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तारिक साहब, आपका ना एंड यूज़र जो आपकी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है उससे कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि उनकी नीड क्या है, उनकी जो लैंड है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है। सो ये एक ब्रिज का काम करता है, इसका फ़ायदा आपको भी होता है, फार्मर को भी होता है। तो किस तरह से कनेक्शन रहता अच्छा, है? ये आपका ना फिर आपने बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। हमारी कंपनी की अप्रोच अगर देखें तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा पहला यूरिया आया 1982 में, लेकिन हमने फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम 1981 में शुरू कर दिया था, कीपिंग इन व्यू कि आइंदा फार्मर्स की क्या नीड्स होंगी। तो इस डिपार्टमेंट ने उससे पहले ही फार्मर को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि यूरिया आ रहा है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इससे अपने बेनिफिट किस तरह लेना है। उस दिन से लेके आज तक इस डिपार्टमेंट को हमने एक्सपेंड किया है। फिर हमने अपनी ज़रूरियात को देखते हुए कोलैबोरेशन की इटली से, और उन्होंने हमें कुछ लैब्स इस्टेब्लिश करने की 2 लैब्स दी और उनके एक्सपर्ट्स हमारे साथ काम करते रहे। वो 3 साल के बाद यहाँ से चले गए, 1986 से लेके 1989 तक आई थिंक वो थे। उसके बाद हमने फिर अपनी लेबॉर्ट्रीज जो थी ये खुद रन की, अपना डिपार्टमेंट बड़ा किया, उनकी लोकेशन ज़्यादा की। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ते गए हमने ये लेबॉर्ट्रीज भी बनानी बढ़े, सेंटर्स बना दिए। फिर हर रीजन में एक हमारा ऑफिसर आ गया। अब रीजन्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 ऑफिसर्स पर रीजन, जो हमारे रीजन सेल्स रीजन है वो हैं। इन एडिशन टू दिस मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि हमने सोना सेंटर बनाए और वहाँ भी एग्री ग्रेजुएट्स रखे। अब वो सोना सेंटर 100 है हमारे पाकिस्तान में, उसमें एग्री ग्रेजुएट्स 2 से 3 हर जगह पे हैं, और कोई हमारे 43-45 बंदे जो हमारे मेन में हैं। तो आप देख लें 300 ग्रेजुएट्स हमने रखा हुआ है जो फार्मर्स के साथ हर वक्त इन टच है। हम क्या करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है
एक तो हम फार्मर्स को ये फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें हम उनसे कुछ चार्ज नहीं करते कि आप अपनी ज़मीन का पानी का एनालिसिस कराएं। दूसरा, हम फार्मर मीटिंग्स करते हैं हर गांव में जाके, छोटे छोटे गांव में जाके, कि उन फार्मर्स को मिलके उनकी नीड्स देखते हैं। फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में करते हैं। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं ना जो वो बिग मीटिंग्स में बोल नहीं सकते, बड़ी मीटिंग कुछ हेल्पलाइंस वगैरह भी जी होती जी हैं आपकी? हमारी एक हेल्पलाइन है, वो हम आपके साथ नंबर शेयर करते हैं। वहाँ पे 24 आवर्स जिस वक्त फार्मर का कोई क्वेश्चन हो वो उसको हमें करे। सुबह 8 से लेके 4:30 तक बंदे अवेलेबल होते यानी हैं। आप तो उनकी रहनुमाई भी साथ 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 करते हैं। वो हमारे हेड ऑफिस में है जी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि 8:30 4:30 के बाद फ़ोन नहीं कर सकते। वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सबसे पहले अगले दिन जो हमारा ऑफिसर आएगा वो उसको सुनेगा और विद इन मिनिमम टाइम उसको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इन एडिशन हमारे जो रीजनल ऑफिस हैं, ये आपको मैं आपको बताता हूँ, हमारा लिटरेचर है। इस लिटरेचर के पीछे हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है। वो किसी भी डीलर से मिल सकता है, किसी भी आप उसको हमारे ऑफिस से ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो हमारी वेबसाइट है उससे निकाल सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, हमारा नंबर है, हम अभी आपको शेयर कर देते हैं, उसको स्क्रीन पे दे भी दीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये तरीका। इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स के ना वो नेट पे नंबर ऑनलाइन आपको तमाम फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो आप क्वेरी जो है वो आप नेट पे भी हमें दे सकते हैं। वैसे भी है हमारे ऑफिस जो है वो 24 आवर्स खुले होते हैं। जो हमारे 6 ऑफिस है ना, ये मैंने जिसका जिक्र किया, फार्मर एडवाइजरी सेंटर्स, वहाँ पे आप फार्मर्स आते हैं, वो शाम को भी आते हैं जब उनके पास टाइम होता है। हमारा ऑफिसर उनको एड्रेस कर रहा होता है। सही, तो सही। ये सिलसिला जो, क्योंकि हमारा सारा कुछ जो है ना वो हमारा फार्मर है। जी, आपका एंड यूजर खुश है तो भी आप अच्छे तरीके से काम कर जी। सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ मैं बासमती थोड़ी सी- राइस की मैं बात करना चाह रही थी काफी देर से, क्योंकि पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान का बासमती राइस। तो इस स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, बासमती एक मैं तो बल्कि कहूँगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। और जिस एरिया में हम अभी अपने फ्राई सार अंजाम दे रहे हैं, शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल वाली ये जो बेल्ट है, ये खासतौर के ऊपर अपने बासमती चावल और उसके अरोमा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। बासमती में कुछ चैलेंजेस हैं इस वक्त जो कि मेरा ख्याल है कंट्री लेवल के ऊपर एड्रेस होने चाहिए। सबसे पहले तो उसमें नॉन वैरायटीज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने फार्मर्स को भी आपके तवसत से, आपके चैनल के तवसत से मशवरा देना चाहूँगा, जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं आपके पास पाकिस्तान में अपने रिसर्च के अदारे हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नई नई वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने कुछ अर्सा पहले एक अल खालिद वैरायटी बनाई थी जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बासमती ग्रेन था। हमने पाकिस्तान के अंदर दुनिया का पहला बासमती का हाइब्रिड चावल बना लिया। तो ये बहुत अच्छी मेरा ख्याल है अचीवमेंट है और एक माइलस्टोन है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर एडवांसमेंट्स के लिए। तो फार्मर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि अपने मुल्क में बनाए हुए जो आपके अपने रिसर्च इदारों ने आपकी अपनी ज़मीन के लिए टेस्टेड वैरायटीज़ हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्शन सिर्फ एक अहम चीज़ नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्शन अहम चीज़। ये तो आपने बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्शन में जब आप उस वक्त तक नहीं अचीवमेंट हासिल कर सकते जब आप बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं करेंगे। हमने बड़ी कोशिश की और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे कि बैलेंस पे ले आएँ। हमारे मुल्क में जैसे मैंने बताया ना कि ज़मीन से हमने बहुत कुछ निकाल लिया है लेकिन उतना दिया नहीं है। बिल्कुल। हमारी एक जनरल रिकमेंडेशन होती है कि अगर आप 1 बोरी फास्फोरस की इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम आपको पौनी बोरी जो है वो पोटाश की इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर आप 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टा है, हम 3.5 बोरी यूरिया की इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 बोरी DAP अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और पोटाश ना होने के इस्तेमाल। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारा कुछ किया। और एक चीज़ और जो हम कर भी रहे हैं, जो 3 प्रोडक्ट हम लेके आए हैं उनमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे बोरान DAP है ना, इसमें बोरान भी है जो हमारी ज़मीनों में डेफिशिएंट है, फास्फोरस भी है जो डेफिशिएंस है और नाइट्रोजन भी है। अब अगर कोई बंदा DAP डालता है तो उसमें थोड़ी सी मिकदार बोरान DAP में बोरान की भी चले जाएगी। अब बोरान के अपने फंक्शंस हैं जो कॉस्मेटिक, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि कॉस्मेटिक का काम करता है, पौधे में जो है वो पौधे को भी बेहतर करता है और जो उसका फ्रूट होता है उसको भी बेहतर करता है। दूसरा एक और बोरान का काम है, आपने देखा होगा कि जो आपने कभी भुट्टा या छल्ली जिसको हम कहते हैं खाई होगी, उसका ऊपर का कुछ हिस्सा खाली होता है जी जी। ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी। अच्छा। आम अगर खाया तो बाज़ को आम के दरमियान में वो आपको गला सा नजर आता है थोड़ा सा, वो ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी। आलू अगर है तो उसको में फटा हुआ नजर आता है ड्यू टू दिस बोरान डेफिशिएंसी। तो हमने उसका पार्ट बना दिया है
बोरान को डीएपी का, अब अगर कोई बंदा डीएपी डालेगा तो बोरान उसमें जाएगी। और ना सिर्फ वो पौधे के लिए बेहतर है, वो इंसानों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसका काम पौधों में भी जो नर और मादा फूल होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन करता है, तो ये उसकी जो है बालीदगी को बेहतर करता है। बिल्कुल। इसकी वजह से फूल जो हैं वो बेहतर तौर पे फल फूलते हैं, गिरते कम हैं। तो ये सारे काम हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते किए कि नए प्रोडक्ट जो हमने बनाए हैं उसका कुछ मकसद है पीछे, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़े, नहीं उसकी जी, ये cosmetic बहुत भी बड़ी बेहतर एफर्ट है। अब ये एफर्ट तब कामयाब होती है क्योंकि जब आपको एक बहुत बड़ा नाम नजर आ रहा होता है ना, तो वो हम अक्सर देखते हैं लिखा होता है चीज़ों पर, नकालों से होशियार हैं, तो मार्केट में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। सो उसके तदारुक के लिए क्या किया जाता है? अच्छा, हम बड़े विजिलेंट होते हैं हर वक्त इसमें। ये जितने प्रोडक्ट अब नए आए हैं ना, इनका नकल बन नहीं सकता। इनकी प्रॉपर कलरिंग है, इनका प्रॉपर, इनके ऊपर हमने स्टिकर लगाया होता है, इनका जो ऊपर सिलाई वाला धागा है वो हम कीप ऑन चेंजिंग, फिर उसके ऊपर हमने एक कोड लगाया होता है, हमारी रीजन का कोड है, वो स्कैन हो जाता है, हमें पता चलता रहता है। फिर हमने इंटरनल बहुत सारे चेक रखे हुए हैं, तो वी कीप ऑन वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपको उतना अच्छा उसको बैकअप भी देना पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हम उसके में बड़े हैं, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको फौरी तौर और पे, इसमें हम गवर्नमेंट और रेगुलेटरी address अथॉरिटीज करना के चाहिए। साथ जी, जी। मिलके इसको टैकल भी करते हैं। अव्वल तो ऐसा कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन हम फार्मर्स को भी एडवाइस करते हैं, खासतौर के ऊपर जो हमारे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया इसके लिए है, बेहतर ही होता है जो आपके डेजिग्नेटेड पॉइंट्स होते हैं ना, जो रजिस्टर्ड होते हैं, आप वहां जाएंगे। नहीं, इसमें एक और बड़ी, मैं फिर और हम फार्मर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो खाद हमारे रजिस्टर्ड डीलर से खरीदें। जी जी, बिल्कुल यही है। ठीक है, वहाँ पे हमारी खाद असली होगी, सही होगी। वैसे तो हम इंटरनल कंट्रोल बहुत सख्त हैं, लेकिन हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना पार्ट अदा करें। इसके अलावा हमने आपको बताया ना कि 100 सोना सेंटर्स बना दिए हैं, वहाँ पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, तो अगर किसी को उधर से लेना चाहे तो वो भी, दे आर इक्वली ट्रस्टेड प्लेसेस, तो आपको कोई मसला नहीं है किसी भी जगह चलिए जी, ये वाला इशू तो नहीं हो सकता। फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो फीडबैक लोगों का लिया जाता है आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए और आपके ग्रो करने के लिए बड़ी अहमियत रखता है ना, तो फीडबैक का क्या सिस्टम? जी डेफिनेटली फार्मर से हम मुख्तलिफ चीज़ों का फीडबैक लेते हैं, और जितनी भी हम उनको एडवाइजरी सर्विस देते हैं बेसिकली उसी फीडबैक के ऊपर है। हमारे जितने भी सर ने बताया, पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क मौजूद है एग्रेरियंस का, ग्रेजुएट्स का, जो फार्मर को एडवाइजरी देते हैं, और वो टेलर्ड एडवाइजरी होती है। ऐसा नहीं है कि राइस के एरिया में हम कॉटन का बता रहे हो या कॉटन के एरिया में शुगर केन का बता रहे हो। और उसके लिए एक मैकेनिज्म है, हम फार्मर की बड़ी गैदरिंग करते हैं मेगा मीटिंग के नाम से, वहाँ पर एक जो मेजर इश्यूज हैं, जो पूरे इलाके का कोई इशू है वो एड्रेस होता है, देन उसको नैरो डाउन करते हैं फार्मर मीटिंग में। वो जो कोई एक पर्टिकुलर गांव का 2-3 गांव का इशू होता है, देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है जिसमें हम चंद एक फार्मर्स के साथ 10 से 12 लोग हमारे साथ होते हैं और हम उनके मसाइल का जवाब देते हैं। और फाइनली इसको हम कट डाउन करते हैं आके फार्म विजिट के अंदर, जब हम एक इंडिविजुअल फार्म के साथ फेस टू फेस उसके फील्ड के अंदर खड़े होकर मुलाकात करते हैं, और उसका अगर कोई पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है तो उसको हम आइडेंटिफाई करके और उसको टेलर्ड सोल्यूशन फराहम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि फार्मर का फीडबैक जो है वो डिपेंड करता है कि हम उसको जो एडवाइजरी है वो किस तरीके से देते हैं। इसमें एक हमारी बहुत अहम चीज़ है जिसमें हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस करते हैं। जितना भी हम फार्मर को चीज़ें बताते हैं, जुबानी बताते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस हम फार्मर के फील्ड के ऊपर एक क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन की सूरत में उनको करके भी दिखाते हैं। और पूरे पाकिस्तान में हम डिफरेंट फसलों में हर तकरीबन मेजर और माइनर क्रॉप के ऊपर हमारे डेमोन्स्ट्रेशन मौजूद हैं। इवन ऑलिव, बड़ी क्रॉप्स के अलावा ऑलिव है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह की क्रॉप्स के ऊपर भी हम क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। अच्छा, ये दानिश की बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें मैं इसमें देखिए, जैसा कि आपने फीडबैक का कहा ना, इसमें दो तरह के फीडबैक्स होते हैं। एक तो प्रोडक्ट इटसेल्फ फीडबैक है, जी बिल्कुल, जब आपको उसका एक्सेप्टेबिलिटी रिजल्ट आता है तो फीडबैक है, ठीक है, वी आर द बेस्ट इन दैट। सेकंड चीज़ जो है वो हमने इंटरनली मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने फार्मर से, अपने डीलर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुख्तलिफ औकात में वो रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं। उनके उस फीडबैक के बेसिस पे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। जी बिल्कुल, तो वो कीप ऑन गोइंग, ये एक रेगुलर फिनोमिना है जो चलता रहता है। बिल्कुल, तो उसी को बेस बना के हम आगे, और ये चीज़ें इस तरह से चलती रही तभी बेहतरी आएगी, आपको किसान की ज़रूरियात का पता चलता रहेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा
कि एक तरफ तो मुल्क की मैशियत बेहतर होगी, दूसरी तरफ आपकी ज़राअत को जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिलेगी और यस आपका मुल्क खुशहाल होगा। सो हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे कि इसी तरह से आप अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देते रहें। थैंक यू सो मच, आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज है जी 9 तारीख और जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। तनवीर शफीक की बर्थडे है, मोहम्मद अरकम की बर्थडे है और इसके बाद जी आयजा उमर फारूक, हैदर अली, मोहम्मद एहसन और आज़ान यूसुफ और इसके बाद जी मैरी कैसर। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो अगर आपकी कल सालगिरह है, हमें पिक्चर्स भिजवा सकते हैं, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त शहर में जी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में मोहतात बहुत रहने की ज़रूरत है उन लोगों को जो कि रोड पे हैं जी, सफ़र कर रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि हमें ये भी चीज़ याद रखनी है कि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, जगह जगह पर खुदाई हुई है, जिसकी वजह से आपको रोड पर भी बहुत ज़्यादा मोहतात होकर ड्राइविंग करनी है। एंड यस, मेन रोड पर भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अगर हम बारिश की सूरत हाल की बात करें तो बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जो है वो जारी रहने वाला है। मुसलसल तेज़ और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की जा रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, आपके तमाम इदारों को मुतहरिक रहना पड़ता है, चाहे वो रेस्क्यू है, चाहे वो PDMA है, फिर इसके साथ साथ वासा, LWMC, ये तमाम इदारे मुतहरिक होंगे तभी बेहतर तरीके से आप अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मखदूश ख़तरनाक इमारतें हैं जिनके लिए बारहा जो है वो अलर्ट जारी किए जाते हैं, बट उनको क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया जाता तो हम नाखुशगवार वाक़यात भी देखते हैं। तो इसके लिए जी हमने देखना है कि हमारे इदारे कितने मुतहरिक हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और अपनी खिदमात किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं। DG PDMA हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे हम जानेंगे कि उनकी जो हालिया पेशगोई की जा रही है बारिशों की तैयारी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालिया बारिशों की पेशगोई के हवाले से तैयारियां क्या हैं आपकी, इस पे रोशनी डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपके इल्म में होगा कि अभी जो एक रीसेंट स्ट्रॉन्ग स्पेल है वो उसने पूरे पंजाब को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और वक्ते वक्ते से बारिशें थ्रू पंजाब हो रही हैं और इन बारिशों का भी मेन फोकस जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन के इलाके हैं, ये ज्यादा इसमें मुतासर हैं और इनमें अर्बन फ्लडिंग के चांसेस पहले से काफी बढ़ और यही वजह है कि इन तमाम प्रोजेक्शंस के पेश नज़र ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और PDMA पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर तमाम अर्बन सेंटर्स में और थ्रू आउट पंजाब हमने जितने भी वाटर कैरिंग चैनल थे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन थे, उनकी मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग को इंश्योर किया। और अभी आपने देखा पिंडी में तकरीबन 100 mm बारिश भी सेम डे हुई, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह शाम तक चीज़ें दोबारा नॉर्मल थी।
लाहौर में अभी भी इस वक्त भी बारिश हो रही है और 13 जुलाई तक ये मजीद बारिशें इसी तरीके से ये सिस्टम चलना है। और जिसमें एक और चैलेंज पंजाब की अगर मैं बात करूं तो हमें डीजी खान और राजनपुर में जो रोज कोई नाले और हिल टॉरेंट्स हैं वहां पे भी हमने 2 दिन पहले 48 घंटे पहले 75,000 क्यूसेक हमने विडोर नाले में गुजारा और इसी तरह 32,000 क्यूसेक सखी सरवर हिल टॉरेंट में गुजरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिंगल कैजुअलिटी, कोई जानी माली नुकसान वो सिर्फ इसी वजह से कि अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रॉपरली इन प्लेस था, पब्लिक अवेयरनेस प्रॉपरली की जा चुकी थी और फिर अर्बन सेंटर्स में डीसिल्टिंग को इंश्योर किया हुआ था। इरफान साहब, इदारों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सो आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है वासा के साथ, रेस्क्यू के साथ? खुदा न खास्ता अगर कुछ अलार्मिंग सिचुएशन होती है, बहुत तेज बारिश होती है जिसकी प्रेडिक्शन भी है, सो उसके लिए तैयारी और आपका कोई प्लान बी इसके लिए बनाया गया है? जी बिल्कुल, जो प्रोविंशियल कंटीजेंसी प्लान है वो ऑलरेडी तैयार है और वो बेस करता है तमाम डिस्ट्रिक्ट प्लान पे और डिपार्टमेंटल प्लान पे। और यही वजह है कि पंजाब में पीडीएमए बीइंग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक मिसाली कोऑर्डिनेशन है विद ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट्स एंड वासाज। और हम बिल्कुल जो प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है पंजाब पीडीएमए ऑफिस में लम्हा बलम्हा तमाम महकमे और तमाम हमारे जो दरिया हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जितने नाले हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें कोई पब्लिक को किसी भी जानी या माली नुकसान का वो खतरा हो। इज देयर एनी हेल्पलाइन कि किसी भी परेशानी की सूरत में कोई आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सके? और यस, इसमें आपका रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है, तो उसको किस तरह मिनिमाइज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें अगर हम ओवरऑल जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स हैं उसको देखें तो प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जिसका अपना हेल्पलाइन 1129 है जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स वो अवेलेबल हैं। वहाँ पे ना सिर्फ पीडीएम के लोग बल्कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट, उनके नुमाइंदे 24 घंटे 3 शिफ्ट्स में यहाँ काम कर रहे हैं। और ये लोग डायरेक्टली राब्ते में हैं डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद वो तमाम डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो पीडीएमए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके आपस में एक हॉटलाइन पे। हम उम्मीद करते हैं कि जी आप खुशउस्लूबी से काम कर सकें और ये बारिश जो है वो किसी के लिए जहमत ना बने जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी हो जाती है, मुसलसल जारी रहने वाली और 13 जुलाई तक बारिशों की प्रेडिक्शन भी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलाकों में शहर के इस वक्त बारिश हो रही है जी, तो रिक्वेस्ट है जी बरकी तनसीबात से लोग दूर रहें, बच्चों को दूर रखें, अपने घर की छत पर कहीं पानी को जमा मुसलसल ना होने दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सब्जियों के रेट हमने आपके साथ शेयर करने हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो जी। अफशा मार्केट में मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। अफशा, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपको ओपन मार्केट में किस हवाले से सब्जियां बेची जा रही हैं उसके हवाले से बताती हूं। तो आलू की सरकार की जानिब से कीमत 80 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 100 रुपये तक बेचा जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 80 रुपये में बेचा जा रहा है। जबकि टमाटर की सरकारी कीमत 60 से 70 है, लेकिन ये 90 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह लहसुन की सरकारी कीमत 200 है, लेकिन ये 240। जबकि अदरक की थाईलैंड की सरकारी कीमत 430 है, लेकिन ये 500 रुपये तक बेचा जा रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 150 है, लेकिन ये 180। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।